अस्सलामुअलैकुम। होप सो यू ऑल आर डूइंग गुड। चले आए रीसेंट लेक्चर को डिस्कस करने से पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि हम पहले क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं। सो वी डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ सेपरेट होमलैंड। वी डिस्कस अबाउट द कंडीशन ऑफ मुस्लिम्स इन सब कॉन्टिनेंट। मुस्लिम्स वर द स्लेव ऑफ हिंदूज एट दैट टाइम। प्यारे बच्चों, पाकिस्तान का बनना कोई दिनों का खेल नहीं है, ये सालों की मेहनत है। मुसलमानों ने 100 साल तक बरसगीर पर हुकूमत की थी और तब तक की जब तक यूरोपियन नेशन एंटर नहीं हुई सब कॉन्टिनेंट में। और तब भी अगर हिंदू हमें धोखा ना देते तो यूरोपियंस हमसे कभी भी जीत नहीं सकते थे। प्यारे बच्चों, वैसे सोचने वाली बात है, आखिर ब्रिटिशर्स एंटर ही क्यों हुए सब कॉन्टिनेंट में? उनका मकसद क्या था? वो चाहते क्या थे? एनी गेस और एनी आइडिया? So here is the answer. Basically, Britishers having their commercial interest. हम सब जानते हैं कि बरसगीर की ज़मीन ऐसी है जो मिट्टी को भी सोना बना दे, and they knew that. वैसे अगर उनके इंटरेस्ट कमर्शियली थे तो उन्होंने पॉलिटिकली सब कॉन्टिनेंट में क्यों इन्वॉल्व हुए? Because they understand Muslims and Hindus were having mistrust and differences. इसलिए ब्रिटिशर्स ने इस चांस को अवेल किया एंड टुक ओवर द सब कॉन्टिनेंट। प्यारे बच्चों, मुसलमानों ने ब्रिटिशर्स को सब कॉन्टिनेंट प्लेट में रख के नहीं दिया, बल्कि उससे पहले एक वॉर हुई। आप जानते हैं वो वॉर कौन सी थी? यस, यू आर राइट, इट वॉज वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857. when Britishers and Hindus done everything to crush Muslims. Beta ji, can you sketch what was the scenario of Muslims at that time and what problems did they face soon after the War of Independence? चले मैं आपको कुछ क्लूज देती हूँ। आपको पता है कुछ जाने पहचाने ऑथर्स क्या मंजरकशी कर रहे थे मुसलमानों के हालात की? W. Hunter, an English author, said properties were distributed between Hindus and Sikh, and Muslims were considered a crime. Lord Robert कहते हैं, I passed through Chandni Chowk, Delhi. There were heaps of dead bodies lying everywhere. तो चलें इस सब को मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करके बताती हूँ। खुलेआम मुसलमानों का कत्ल किया जा रहा था, उनकी प्रॉपर्टीज़ को जब्त किया जा रहा था, उन्हें गवर्नमेंट जॉब से निकाल दिया गया, मसाजिद और मदारिस को बैन कर दिया गया। इतना जुल्म, इतना ज़्यादा जुल्म मुसलमानों पे कि हद हो गई। पर कहते हैं ना कि अंधेरी रात के बाद सुबह का सूरज भी ज़रूर निकलता है। Then a twist came in the story. From the galaxy of star, one important and wise man came with the future vision of Muslims to protect them. और आप जानते हैं वो कौन थे? कौन थे जो ये रिफॉर्म्स लेकर आए, जिन्होंने मुसलमानों को एजुकेशन की अहमियत समझाई? ही इज़ नन अदर देन सर सैयद अहमद खान। एंड लेट मी टेल यू, देयर वर नंबर ऑफ स्टार्स अदर देन सर सैयद अहमद खान हु हेल्प हिम टू मेड द रिफॉर्म्स पॉसिबल। मौलाना हाली, मौलाना शिबली नुमानी, मौलाना चिराग अली, वकारुल मुल्क एंड मैनी मोर। प्यारे बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि सर सैयद अहमद खान और उनके साथियों ने किस किस फील्ड में सर्व किया? जस्ट थिंक फॉर अ वाइल। सो हियर इज द आंसर। फर्स्टली, इट वॉज इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज एंड ऑल्सो इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। प्यारे बच्चों, क्या आप बता सकते हैं सैयद अहमद खान ने क्या क्या किया इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड व्हाट वाज न्यू टू मुस्लिम्स इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन? प्यारे बच्चों, सर सैयद अहमद खान जानते थे कि एक कौम अपना वक़ार सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशन हासिल करके कमा सकती है। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर से बात करने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज का आना ज़रूरी था।
अगर आपने अपने आप को उन्हें एक्सप्लेन करना है तो आप उनसे उनकी लैंग्वेज में बात करें और उनकी लैंग्वेज को समझें ताकि वो आपके इश्यूज़ को बेहतर तरीके से समझ सकें. That's why he introduced Western school of thoughts, mean modern literature and social sciences, along with the Western concept of science. When he set up the school, it was named as Madrasatul Uloom, जिसकी वजह से बहुत सारे मौलाना कराम ने सर सैयद अहमद ख़ान पर बहुत बातें की, उन्हें इस्लाम के दायरा कार से बाहर समझा. लेकिन सर सैयद अहमद ख़ान एक ऐसे लीडर थे जिनका ब्रॉड विजन था. वो उस वक़्त की ज़रूरत को समझते थे. तो चलें, मैं आपको एक टास्क देती हूँ. सर्च फॉर द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ही एस्टैब्लिश्ड इन 1858 and 1862 and write a bit detail of these institutions on your notebook. Do you know which school he upgraded to the level of college and then to university in 1920? Yes, you are right. It was named MAO School, Aligarh. Kindly search for at least 4 more institutions he and his companions made for the Muslims to get Western education. So, here is the answer. Muhammadan Educational Conference in 1886, Islamia College, Lahore, Sindh Muslim Madrasa, Islamia College, Peshawar. प्यारे बच्चों, हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं और एजुकेशन की बेसिक नीड है बुक्स. तो बच्चों, क्या आप मुझे बता सकते हैं कौन कौन से ऐसे पब्लिशर हैं जिन्होंने उस वक़्त मुसलमानों की बहुत हेल्प की? कैन यू नेम फ्यू ऑफ देम? So, here is the answer. Siratun Nabi and Al-Ghazali by Maulana Shibli Nomani. Musaddas-e Hali, Diwan-e Hali by Maulana Hali. Miratul Urs by Maulana Nazir Ahmad. Can you name few books written by Sir Syed Ahmad Khan? Tehzeeb-e-Ikhlaq, Asbab-e-Baghawat-e-Hind, and many other books were written by Sir Syed Ahmad Khan, and many more valuable publications by the intellectual which helped change the mindset of Muslims. Let me tell you the thinking of Sir Syed Ahmad Khan soon after mutiny. Do you know what he said? After the mutiny, it was the loss of my house or my property that I regretted. Whatever I regret I had was the destruction of my people. Believe me, this sorrow aged me and turned my hairs white. It occurred to me that it would be highly shameful to leave my people in such condition and settle in comfort myself. I thus dropped the idea of migration and started on the road to struggle for the betterment of my people. My well-wishers discouraged me. Then I asked myself, is giving Western education to my people according the time is against the tenets of Islam? I received the answer, no. प्यारे बच्चों, बहुत सारे उलमा अगेंस्ट थे सर सैयद अहमद ख़ान के. Ulema in general and of Deoband is particularly were very critical on religious writing of Sir Syed Ahmad Khan. Sir Syed Ahmad Khan कुरान पाक की तशरीह सिर्फ लॉजिक और रीज़न की बेस पर करते थे. Likewise, Sir Syed was critical to status of hadith, which was strongly opposed by ulema. Sir Syed's role in the waking of Muslims and putting them to the modern education was great. But his learning on rationality in interpreting religion was in face a weak side of his personality. Similarly, on the other side, I would like you people to think about the basic concept, or you can say theory, upon which he laid all the foundation of his teaching. It was the two-nation theory.
He was the one who first time introduced the theme of two nation theory, as he believed in a separate identity with the freedom of expression and thought. सर सैयद अहमद ख़ान वो पहले इंसान थे जिन्होंने सेपरेट नेशन की बात की थी. He believed in a separate identity. Let me tell you the wording of Maulana Abdul Haq for Sir Syed Ahmad Khan. The first stone of the foundation of Pakistan was led by the old man. प्यारे बच्चों, यहाँ हमारे लेसन का एंड हुआ. Why don't we have a little quiz? Open your notebooks and read the instructions carefully. Fill in the blanks. होप सो आपने लेसन बहुत केयरफुली सुना होगा और आपको ये सारी फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने में किसी भी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी. सो बेस्ट ऑफ लक. माई सेकेंड क्वेश्चन इज सर्च फॉर द एजुकेशनल नेम ऑफ सर सैयद अहमद खान एंड राइट. बेस्ट ऑफ लक. अल्लाह हाफिज़.